गुरु प्रकाश, शुरुआत आपसे। मीटिंग उधर चल रही है, ऑल पार्टी मीटिंग, लेकिन पता किसी को नहीं कि क्या स्टैंड लेंगे, क्या किया जाएगा, कि जो कैपिंग है उसको भी वायलेट ना किया जाए और ये आग भी ठंडी हो जाए। तो क्या एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई, क्या करेंगे? गरिमा जी, आपको और पैनल में उपस्थित सभी वरिष्ठ साथियों को हमारा नमस्कार। गरिमा जी, कंसेंसस इज द फ्लेवर ऑफ द सीजन। सहमति बन रही है चीजों पे। जब G20 पे कठिन से कठिन मुद्दों पे सहमति बन गई है तो हम आश्वस्त हैं। जब महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता ऑल पार्टी मीटिंग में बैठे हैं तो निश्चित रूप से एक कंसेंसस बन के निकलेगा और एक सकारात्मक चर्चा उसके बाद शुरुआत होगी। लेकिन गरिमा जी, मैं सुन रहा था आपके प्रारंभिक प्रबोधन को और आपने बहुत अच्छी बातें उठाई हैं, बहुत अच्छे सवाल उठाए हैं कि आखिरकार आरक्षण चुनाव के आसपास एक मुद्दा क्यों बन जाता है। प्रश्न आरक्षण का नहीं है, प्रतिनिधित्व का है, सम्मान का है, भागीदारी का है। एक बहुत बड़ा वर्ग गरिमा जी, जो कि ऐतिहासिक कारणों से पीछे छूट गया, वंचित रह गया, सत्ता प्रतिष्ठानों में, शासन में, प्रशासन में उचित भागीदारी और उचित सम्मान नहीं पा पाया, उसका सवाल है। और गरिमा जी, मैं बाबा साहेब अंबेडकर को स्मरण करना चाहता हूं। जब देश स्वतंत्र हुआ था और हम संविधान को अपना रहे थे तो बाबा साहेब अंबेडकर ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात बोली थी। उन्होंने कहा था, ऑन 26 जनवरी 1950 वी आर गोइंग टू एंटर इनटू अ लाइफ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस। वी विल हैव इक्वालिटी इन पॉलिटिक्स विद द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट, बट विल हैव ग्रॉस इनइक्वालिटी इन आवर सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ। हम राष्ट्र के रूप में एक ऐसे जीवन में प्रवेश करेंगे जो अंतर विरोधों से भरा होगा। राजनीतिक जीवन में तो समानता होगी, लेकिन सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता होगी, और ये विषय आज भी है। और हम सब जानते हैं कि किस प्रकार देश को 75 वर्ष की यात्रा तय करनी पड़ी एक उड़ीसा के पिछड़े क्षेत्र के संथाल समुदाय आदिवासी की बेटी को संविधान के सर्वोच्च स्थान पे पहुंचने में। ये राष्ट्रपति का जो पद होता है, राष्ट्रपति का जो कार्यालय महाराष्ट्र पर आ जाए, महाराष्ट्र पर आ जाते हैं। यकीनन आप जितनी बातें कह रहे हैं दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल दरअसल ये था, और उसी सवाल पर मैं प्रिसाइज जवाब आपसे चाहती हूं। ऑल पार्टी मीट चल रही है, सर्वदलीय मीटिंग आपने बुलाई, लेकिन क्या गले की फांस जो अटक गई है मराठा आरक्षण पर, उसको लेकर कोई भी स्टैंड क्लियर है? सत्ता का करेगी क्या? नहीं, मैं अपने स्टैंड को ही रख रहा था, लेकिन शायद आपको हमारी बात पसंद नहीं आई। बट देखिए गरिमा जी, हमें समझने की आवश्यकता है। आपने कहा गले की फांस बन गई है। पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट क्राइसिस मैनेजमेंट। ये ऐसे तो मुद्दे हमारे सामने आते ही रहते हैं, यत्र तत्र सर्वत्र आते रहते हैं। और निश्चित रूप से, जैसा कि मैंने अपने डिबेट की शुरुआत में आपसे कहा था कि हम आश्वस्त हैं। शरद राव पवार जी का लंबा 4-5 दशक का अनुभव रहा है, और वो भी बैठक में है, मुख्यमंत्री बैठक में है, उप मुख्यमंत्री बैठक में है। सभी पक्षों की सुनवाई करके निश्चित रूप से एक कंसेंसस बनेगा। और नहीं, लेकिन मराठा आरक्षण जो मांग रहे हैं, समस्या सिर्फ महाराष्ट्र, अगर उन्हें ओबीसी में इंक्लूड करेंगे तो उधर ओबीसी चेतावनी दे रहे हैं, उन्होंने आंदोलन की धमकी दे दी है। अलग से अगर आप 16% का, 16% का कोई एक मैकेनिज्म बनाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना होती है। देखिए, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना होती है और सुप्रीम कोर्ट का अपना गाइडलाइन भी है, लेकिन कमिटमेंट क्या है? गरिमा जी, आज ही के दिन मैं देख रहा था विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी के नेता फ्रांस में है शायद, और फ्रांस में वो कह रहे थे कि हमारे सरकारों में, हमारे संस्थानों में लोअर कास्ट को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है। तो उनकी पार्टी ने कितना किया, क्या किया, ये देश के पिछड़ों ने देखा है, देश के वंचितों ने देखा है। मैंने बाबा साहब अंबेडकर का जिक्र इसलिए किया क्योंकि बाबा साहेब अंबेडकर सिर्फ हमारे आइकॉन नहीं है, बाबा साहेब अंबेडकर पूरे देश के आइकॉन है। गुरु प्रकाश, आप बड़े चतुर प्रवक्ता हैं। मेरे सवाल पर जवाब ना देना पड़े, इसीलिए आप पहले पूरा भारत घूम गए, उसके बाद आप भीमराव अंबेडकर पर आ गए। मैं तो बहुत छोटे से 48 लोकसभा सीटों वाले राज्य का सवाल पूछ रही हूँ। ओबीसी में देंगे तो मुश्किल, एक्स्ट्रा मैकेनिज्म कुछ बनाएंगे तो मुश्किल, करेंगे क्या? क्या गुरु प्रकाश पासवान के पास इस बात का जवाब? नहीं, देखिए,
नहीं गरिमा जी, देखिए आप लगातार ऐसे मतलब टोका टाकी करती हैं। सवाल तो यही है ना गुरुप्रकाश, आपको मैं आपको बता रहा हूं गरिमा जी, आरक्षण नहीं, बिल्कुल स्वाभाविक है, आप टोका टाकी करिए, हम टोका टाकी सुनेंगे और आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे, इसलिए हम आते हैं। लेकिन आरक्षण पे आप हमसे पूछना चाहती हैं कि हमारा स्टैंड क्या है, हम क्या करेंगे। मैं बता देना चाहता हूं, स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जब तक समाज में असमानता है आरक्षण तब तक रहेगा। और हम लोगों ने देंगे कि नहीं देंगे, एक्स्ट्रा माइल, मराठा आरक्षण देंगे कि नहीं देंगे। अब अरे देखिए, अब ऐसे थोड़ी होता नहीं। अब आपके शो में ही तय कर लेते हैं, वो ऑल पार्टी मीटिंग की तो आवश्यकता ही नहीं है। देखिए, आरक्षण गरिमा जी एक संवेदनशील मुद्दा है। आरक्षण कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है। आरक्षण हम लोगों के लिए कमिटमेंट का विषय है। आरक्षण हम लोग के लिए पॉलिटिकल विषय नहीं है। इसलिए मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आरक्षण के नाम पे, सामाजिक न्याय के नाम पे जिन लोगों ने अपनी राजनीतिक रोटी को सेका है, उनका चेहरा भी एक्सपोज होना चाहिए। नहीं तो वो तो आप भी करते रहे। सुप्रीम कोर्ट ने, श्री गुरुप्रकाश, राष्ट्रपति बनती है तो लोगों को पेट में दर्द होता है। 2020 में कहा, सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में कहा कि मराठा समुदाय ना तो शैक्षणिक ना सामाजिक तौर पर पिछड़ा है, इसीलिए उसके पास आरक्षण मांगने का कोई आधार ही नहीं है। उसके बावजूद आप जब सत्ता में आए, आपने पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया, मराठा आरक्षण के नाम पर आपने उन्हें 16% का आरक्षण दे दिया। हालांकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसको घटाया, और मैंने कहा भी अपने शुरुआती इंट्रोडक्शन में, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्वेश कर दिया। अगर सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्वेश कर दिया इस आधार पर और कहा 2020 में टिप्पणी करते हुए कि मराठा समुदाय के पास पिछड़ा होने का कोई आधार नहीं, उसके बावजूद कौन सी उलझन है कि देना ही होगा आरक्षण? नहीं गरिमा जी, उलझन आपको है, उलझन हम लोगों को नहीं है। हम लोगों के एंड पे कहीं पे भी कोई उलझन नहीं है। और जहां तक आपने सुप्रीम कोर्ट का विषय उठाया, सुप्रीम कोर्ट अपने ओपिनियन को रिविजिट नहीं करती है क्या? समय समय पे सुप्रीम कोर्ट ने अपने ओपिनियन को भी रिविजिट करने का काम किया है। लेकिन आरक्षण को शुद्ध रूप से महाराष्ट्र तक रोकना, आरक्षण को पॉलिटिकल इशू बताना, आरक्षण को गले का फांस बताना, हम इससे तारुफ नहीं रखते हैं। लेकिन अभी तो पेच महाराष्ट्र में ही फंसा हुआ है ना श्री गुरुप्रकाश। नहीं, आपके अभी तो महाराष्ट्र में पेच फंसा है, ये मानते हैं आप? अब गरिमा जी, मतलब आप मेरी बारी में भी, खैर देखिए, मैं आपको एक इंटरेस्ट का विषय बताना चाहता हूं। आरक्षण के लिए आप जिज्ञासा रखती हैं। एक रिपोर्ट आई है निशांत रंजन, जो कि टिस के स्कॉलर हैं। टिस मुंबई की बात कर रहा हूं, महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं। वो टिस के स्कॉलर ने रिपोर्ट बनाई है कि आज तक देश की आजादी 1952 से लेकर के आज तक कितने मुख्यमंत्री बने हैं, कितने मुख्यमंत्री ओबीसी समाज से किस पार्टी ने बनाए हैं। 1952 से लेकर के 2020 तक का आकलन है उसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो कांग्रेस अपने आप को दलित, वंचित और ओबीसी की पार्टी बताती है, उसमें मात्र 15% लोगों को आज तक ओबीसी समाज से मुख्यमंत्री बनाया है। और वही आंकड़ा जब बीजेपी को मौका मिलता है तो 35% से अधिक लोगों को ओबीसी समाज से मुख्यमंत्री बनाया गया है। तो हमारी संवेदनशीलता, हमारा कमिटमेंट समाज के वंचित वर्गों के लिए, समाज के हाशिए के वर्गों के लिए, हमें किसी से प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं। और निश्चिंत रहिए, महाराष्ट्र में भी जो मुद्दे हैं, सुप्रीम कोर्ट का अपना ऑब्जर्वेशन है, पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशंस अपने हैं। जो भी मुद्दा होगा वो संवेदनशीलता के साथ, संवाद के साथ, चर्चा के साथ एक कंसेंसस बनेगा और हम उसके सामने आएंगे। कहीं से भी आरक्षण को गले का फांस बताने की गलती आप मत करिए। हमारे लिए कमिटमेंट तो 2017 में रोहिणी कमीशन बना, कितने एक्सटेंशन मिले ये मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं। और क्योंकि जब हम आरक्षण की बात करते हैं तो यकीनन फिर जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, ये पता होना जरूरी है कि आंकड़ा क्या है। वो आंकड़ा आपके पास है नहीं। हम 1931 का आंकड़ा ढो रहे हैं। 18 में राजनाथ सिंह जब गृह मंत्री थे तब आपने कहा कि जनगणना 21 में होगी, ओबीसी का डेटा शामिल होगा। 21 में आप उससे डिनाई कर जाते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय कहते हैं कि राज्य मंत्री की नहीं, सदन के फ्लोर पर कहते हैं कि नहीं होगी जातीय जनगणना, उसमें ओबीसी डेटा शामिल नहीं होगा। अभी हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट में आप एक हलफनामा देते हैं जिसमें आप कहते हैं कि राज्यों को अधिकार ही नहीं है, फिर आप उससे पलट जाते हैं। तो क्या यही कंफ्यूजन महाराष्ट्र में बना हुआ है? गरिमा जी, आपको बहुत शिद्दत से याद है कि राजनाथ जी ने क्या कहा था, नित्यानंद राय जी ने क्या कहा था। मैं आपको स्मरण कराना चाहता हूं पी चिदम्बरम साहब ने क्या कहा था। SEBC, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड कास्ट सेंसस,
SECC होना था, उसके आंकड़े क्यों नहीं आए? कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने अपने आंकड़े क्यों नहीं सार्वजनिक किए? मेजॉरिटी सरकार से मेरा सवाल है श्री गुरु प्रकाश, जो मेजॉरिटी में सरकार चला रहे हैं आप 2014 से 2019 से, और बढ़िया मुकम्मल बड़ी मजबूत सरकार, स्ट्रॉन्ग मैंडेट की सरकार, 30 बरस के बाद, 3 दशकों के बाद इतनी मजबूत मैंडेट की सरकार जो चला रहे हैं, मेरा प्रश्न उससे है। खैर, लेकिन मराठा आरक्षण पर आपके पास अभी कोई स्पष्ट कहने के लिए कुछ है नहीं